there is no looking back for Noida now. जहाँ पे भीड़ बढ़ती है, जहाँ पे chaos होता है, वहीं रेट बढ़ता है। तो जो 1.5 से 2 लाख के ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए नोएडा में क्या ऑप्शन है? जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, वो सेक्टर्स हमेशा ग्रो करेंगे ही करेंगे। जो इश्यूज अभी नोएडा के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स के इशू लगभग तो हाईली इक्विप्ड हो चुका है, इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं वहाँ पे। गुड़गांव इज अ मैन, नोएडा इज अ यूथ। बट इतना टाइम क्यों लग गया नोन ब्रांड्स को यहाँ पे आने में या एक ट्रस्ट गेन करने में नोएडा मार्केट के बारे में? सूट आपका 5,000 रुपए का भी है, सूट आपका 5 लाख का भी है, राइट? पीपल हु हैव अराइव्ड एंड पीपल हु हैव सीन द वर्ल्ड नोज दैट दिस ब्रांड इज लिविंग ऑन देयर एथिक्स सिंस लास्ट 4 डेकेड्स। या सिर्फ ये बस एक सेलिंग के लिए हम लोगों ने किसी एक अच्छे से ब्रांड का नाम ला के रख दिया है। मकान या दुकान या ऑफिस जो है इसलिए नहीं लिया जाता कि चलो ले लिया जाए, बहुत इमोशंस के साथ लिया जाता है। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज वर्ड हमारी डिक्शनरी में होना भी नहीं चाहिए। जो बायर है उसको ये चेक करने का मेथड क्या है? आंख बंद करके रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपकी 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर 50 करोड़ का लोन है, आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो फिर भगवान के आगे घंटी बजाइए। Noida is not Noida. Noida is on the world map where people sitting across the world are now looking very positively on at Noida. You can never buy at the lowest and you can never sell at the highest. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, नोएडा रियल एस्टेट को लेके ओपिनियंस एक्सट्रीम है। कोई बोलता है नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है, तो कोई बोलता है ये सिर्फ एक हाइप है। और आज हम फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी और थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ डिस्कशन करेंगे। मार्केट, आरओआई, एनबीसीसी, लग्जरी, ब्रांडिंग, सब कुछ, नो सेलिंग, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी। और आज इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं अमित गेरा जी, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक वेटरन है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम गेरा जी का। गेरा जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच योगेश एंड प्रणव जी। सबसे पहला क्वेश्चन, हम नोएडा रियल एस्टेट के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। तो इस साल कौन से नोएडा के सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे फास्ट ग्रो करेंगे? योगेश जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन शायद ठीक नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन ठीक ना होना इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। शायद सही डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। नोएडा टुडे इज़ नॉट अ प्लेस वेयर जहाँ पे ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। अब ये सेक्टर से ऊपर जा चुका है। आज आप देखेंगे तो नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे, वे जो पहले नोएडा एक्सटेंशन था, आज फिर सेंट्रल नोएडा था, नोएडा एक्सप्रेसवे था, यमुना अभी बहुत दूर था अगर मैं आज से 5 से 10 साल की पहले की बात करूं। सो उसको देखते हुए नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एट पार है। सो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है या एट पार होता है या अच्छा होता है, वो सेक्टर्स हमेशा ग्रो करेंगे ही करेंगे। वेदर वो सेक्टर के कोठियाँ वाला फॉर्मेट हो या हाई राइज बिल्डिंग वाला फॉर्मेट हो या लो राइज अपार्टमेंट्स वाला फॉर्मेट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट डिफाइंस द डीएनए ऑफ एनी डेवलपमेंट। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। सो नोएडा पर से वी हैव टू लुक एज अ अम्ब्रेला रादर देन बाइफरकेटिंग इनटू सेक्टर्स और कि यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरा इन प्लेस है और कनेक्टिविटी सीमलेस है। बट इससे साथ जो इश्यूज अभी नोएडा के अंदर हम लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स के इशू लगभग एक्सटेंशन की मैं अगर बातचीत कर रहा हूँ तो हाईली इक्विप्ड हो चुका है, इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं वहाँ पे, और ट्रैफिक जाम, घंटों का ट्रैफिक जाम लग रहा है। स्टिल अगर उसको अंदर कोई एक नया ऑप्शन ढूंढ रहा है, कोई बंदा वहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर ढूंढ रहा हो या नोएडा के अंदर है, तो आप कौन सा स्पेसिफाइड रीज़न एक बार डिफाइन करोगे? मैं बातचीत कर रहा हूँ जो ढूंढ रहे हैं रेजिडेंशियल, उसके बाद हम कमर्शियल की भी बातचीत करेंगे। सी उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आज नोएडा एक्सप्रेस पे एक ऐसा डेस्टिनेशन है या एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आज सोच सकते हैं। हाउएवर अब पिछले स्पेशली आफ्टर कोविड जो चेंज आया है, वो ड्रास्टिक चेंज आया है इन द माइंडसेट ऑफ अ बायर और एन इन्वेस्टर। अब ना तो बायर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ना इन्वेस्टर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। उसी के सेंटिमेंट के ऊपर अब प्राइजेस भी ऊपर जा चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आज हर सेक्टर का या हर कैटेगरी की अपना एक एरिया डिफाइन हो चुका है। अगर आपने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री में, जहाँ पे आपने अपना मकान बनाना चाहते हैं आप, या 1.5 से 2 करोड़ में अपनी एक कोई आप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को लेना चाहते हैं, तो नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज स्टार्ट किया जा सकता है विद द एट पार इंफ्रास्ट्रक्चर।
फिर अगला सेक्टर आ जाता है आपका, अगर आपको यही ब्रैकेट 2.5 से 3 करोड़ पे जानी है, तो ये 2.5 से 3 करोड़ की ब्रैकेट या 3 से 2.5 से 3.5-4 करोड़ की ब्रैकेट में आपका सेंट्रल नोएडा आ जाता है। अगेन एट पार है। थर्ड थिंग, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं विच इज़ 5.5 to 6 CR प्लस, तो नोएडा एक्सप्रेस वे है एट पार इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ आई एम अगेन एंड अगेन रीआइटरेटिंग एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एट पार इंफ्रास्ट्रक्चर कि अब ये बात वैलिड नहीं चल रही है कि आप कहाँ पे घर लें। जो आपकी एक एक्सपोजर और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपको वहाँ आज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ मिल रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रही बात ट्रैफिक की, सो हमारी कंट्री की ये एक अच्छी बात भी है, विडंबना भी है और सरप्राइजिंग बात भी है कि जहाँ पे भीड़ बढ़ती है, जहाँ पे क्योस होता है, वहीं रेट बढ़ता है। अब इसको समझने के लिए एक इंडियन होना ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आज एज इंडियंस हमारा सब कुछ एट कन्वीनियंस पे आ चुका है। आप देख लीजिए कितने स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो घर पे बैठे फ़ोन पे 10-10, 15 मिनट में, 20-20 मिनट में डिलीवरीज हो रही हैं। सो ये भीड़ जो बढ़ने का कारण होता है, ये भीड़ नहीं होती, ये होता है एक मैच्योर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम इन प्लेस। सो मेरे हिसाब से वी शुड कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक अबाउट नोएडा एज अ ग्रोइंग, more mature, established place rather than chaos. chaos आज दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, कोई भी अच्छी established कंट्री में भी है। ट्रैफिक वहीं होता है जहाँ पे प्रोग्रेस चल रही होती है, अदरवाइज चीज़ें खाली रहती हैं। नोएडा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आते हैं वो 1.5 से 2 लाख की सैलरी ब्रैकेट के अंदर में आते हैं। बहुत एक लेस नंबर ऑफ अमाउंट है जहाँ पे हम बात करते हैं कि 2 लाख से ऊपर 5 लाख के ब्रैकेट या 10 लाख के ब्रैकेट में आते हैं। तो जो 1.5 से 2 लाख के ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए नोएडा में क्या ऑप्शन है? नोएडा में या एक्सटेंशन या फिर एक्सप्रेसवे? डेफिनेटली आज की डेट के अंदर कुछ ऑलरेडी बनी हुई इस्टेब्लिशमेंट हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल पहले बन चुकी हैं। वहाँ पे इस तरीके की अवेलेबिलिटी हो जाती है जहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ में आपको एक मिल रहा है। नॉट वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी बट यस अ कंप्लीट इकोसिस्टम, रेडी अपार्टमेंट जहाँ पे आप खरीद सकते हैं। फिर अभी कुछ फ्यू लॉन्चेस आज डेफिनेटली लॉन्च होना शुरू हो गए हैं इन नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पे प्राइसिंग जो है 7-8-9 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट की है। तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी अभी भी 2-2.5 बेडरूम की 1.5 से 2 करोड़ में आप अचीव कर सकते हैं। जी। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर 9,000 रुपये का आप एवरेज प्राइस पकड़ते हैं तो आज आपको 1200, 1300, 1400 फुट का एक अपार्टमेंट मिल जाता है। और 1400 फुट के अंदर आज आपका एक 2.5 to 3 बेडरूम बन जाता है, जो एक न्यूक्लियर फैमिली या एक एस्टैब्लिशमेंट फैमिली के लिए सफिशेंट होती है टू स्टार्ट देयर लाइफ इन देयर ओन हाउस। अगर वो नहीं है तो 2 लाख रुपए वाले जो प्राइस ब्रैकेट के अंदर डिस्पोजल इनकम्स हैं, उसके अंदर आज आपको 40-50 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड गुड सोसाइटीज़ के अंदर रेंट पे भी मकान मिल जाते हैं। Right. जहाँ पे आपका विजन ये हो सकता है कि अगले 2 साल में रेंट पे रह के अपनी इनकम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करूँ और फिर एक अच्छा मकान ले लूँ। या अंडर कंस्ट्रक्शन के अगर आप 2 करोड़ रुपए के बजाय 2.5 करोड़ में जंप करना चाहते हैं और जहाँ पे पेमेंट स्टैगर्ड हैं फॉर अगले 2 से 3 साल के अंदर, जहाँ धीरे धीरे जानी है, तो वहाँ पे बैंक्स बहुत सपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि आप इस तरीके से हम आपको पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटीज़ दे के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर 30 से 40 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लोन लेके आप अपनी विजन को या अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप सोच सकते हैं। जी सर, दुबई का एक वेरी स्टेबल डेवलपर नोएडा के अंदर एंट्री कर रहा है। मैं बातचीत कर रहा हूँ शोभा रियलिटी की, उसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, नोएडा की तरफ अगर आज आप बात करेंगे, सो आज हमारी कंट्री के सारे अच्छे नाम ऑलरेडी नोएडा में आ चुके हैं और अब आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट जो है या तो अच्छे डेवलपर्स चला पाएंगे बिकॉज ऑफ गुड गवर्नेंस, या बिजनेस हाउसेज चलाएंगे। अब बिजनेस हाउसेज की मैं बात करूं तो गोदरेज इज ऑलरेडी हेयर, टाटा इज ऑलरेडी हेयर, funded companies like Experion is already there. Ace is a very good name who is a local developer. CRC one of the developers जो आज एक growing trajectory में काफ़ी अच्छी अपनी पहचान बना चुके हैं एक छोटे टाइम में। Then your M3M has entered Noida. M3M की another arm है Smart World, they have entered Noida. So there is no looking back for Noida now because Noida के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज आज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाकी सब जगहों पे आज भी नोएडा से बहुत पीछे है।
और नोएडा का पहला फंडामेंटल हमेशा से ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट या किसी चीज़ को लॉन्च बाद में होता है, वहाँ पे सड़कें पहले बन जाती हैं, वहाँ पे पहुँचने का रास्ता पहले बन जाता है और अच्छी क्वालिटी का बनता है और खुला इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। छोटी छोटी रोड्स नहीं है, नैरो रोड्स नहीं हैं, रोड्स आज अच्छी हैं, रोड्स आज ब्रॉड हैं, प्लस ग्रीनरी है जो आज हमारा पोल्यूशन की वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट, AQI लेवल्स उसको भी बहुत हद तक टेक केयर करता है। जैकब एंड को ने भी अभी रिसेंटली एक लॉन्चिंग इवेंट किया था, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप शेयर। सी पर्टिकुलरली अगेन जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि जैकब एंड कंपनी नहीं, आज अच्छे ब्रांड्स, एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास नेम्स जी are looking at Noida, which is itself is an endorsement कि today Noida is on the world map. Noida is not Noida. Noida is on the world map where people sitting across the world are now looking very positively on at Noida, for Noida and in Noida. Jacob एंड कंपनी या जो आप अदर ब्रांडेड रेजिडेंस की बात की एग्जांपल ले रहे हैं, उसका होने का कारण ये है कि आज एक अच्छा ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करता है। जी सो दो अच्छे ब्रांड्स की क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ जुड़ के कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग। राइट और यही फ्यूचर है आगे, क्योंकि आज कस्टमर का कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है अच्छे डेवलपर से, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज से, स्ट्रॉन्ग एक्शन से और इंटरनेशनल नेम्स जुड़ने से। ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपकी क्वालिटी अश्योर्ड है, आपका स्टेटस सिंबल अश्योर्ड है और आपकी अपग्रेडेशन में आपकी जो साइकोलॉजिकल एक ज़रूरत है या आज हम सब अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो पूरी तरह केटर होती है। आपने बातचीत करी ब्रांडेड रेजिडेंसी की, मैं यहाँ पे पर्सनली ये चीज़ समझना चाहूँगा, ये सिर्फ नेम टैग लेते हैं या इनका वाकई में ही कोई रोल भी होता है, या सिर्फ ये बस एक सेलिंग के लिए हम लोगों ने किसी एक अच्छे से ब्रांड का नाम ला के सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रांड नेम कौन सा आ रहा है। आज ब्रांड नेम इंटरनेशनली जो अपने आप को पिछले मोर देन 3-4 डेकेड्स को बना चुका है, वो बिना अपनी ड्यू डिलिजेंस के कभी भी नहीं आएंगे। दे विल ऑलवेज डू देयर ड्यू डिलिजेंस बिकॉज देयर ब्रांड नेम इज स्टिल बिगर देन द डेवलपर्स नेम, सो दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। एंड वो 4 डेकेड से इसलिए चल रहे हैं कि उन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये सिर्फ ब्रांड नेम इसलिए नहीं आते कि अपना नाम दे दिया और काम हो गया। ये ब्रांड नेम इसलिए आते हैं कि वो उस पर्टिकुलर डेवलपर के अंदर सिंसियरिटी देखते हैं, उनके ईथॉस देखते हैं, उनके एथिक्स को ड्यू डिलिजेंस करते हैं और उनकी विजन को अगर उनके साथ मैच हो रहा होता है तब वो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग दैट आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप जहाँ पे भी देखेंगे, ऑल दीज नेम्स विच आर देयर आर whenever they have collaborated with anywhere, they still are one of the best developments across the world. सो वाई दिस इज़ विद सच अ ब्रांड जो उस आर्किटेक्चर को पहचानता ही नहीं है। अगर इस तरीके के कोलैबोरेशंस भी करने हैं ब्रांडेड के, तो वो किसी एक अच्छे आर्किटेक्ट के साथ होने चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है। वाई मैं पर्सनली इस चीज़ को समझना चाहूँगा, एक वॉच का ब्रांड क्या फिजिबिलिटी लेके आएगा उस पर्टिकुलर रेजिडेंसी के अंदर लोगों के लिए सिर्फ एक नाम के अलावा। देखिए, आज आप ना उस ब्रांड को सिर्फ वॉच से मत कंपेयर करिए। ब्रांड बनता है बहुत सारी चीज़ों को बना के, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ब्रांड बनता है एक विजन पे। आज वो जेकब एंड कंपनी अगर महंगी वॉचें बेच रही है, तो वो अगर किसी 10,000 की बजाय अगर उसकी वॉच की कीमत 10 लाख रुपए है, तो वो उस माइंडसेट को समझती है कि एक जो अराइव्ड एक सिटीज़न है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी क्लास, उसका स्टेटस, उसकी डिज़र्विंग ज़िंदगी को वो कहाँ कॉम्प्लीमेंट करता है। आज एक आप अच्छा सूट पहनते हैं, सूट आपका 5,000 रुपये का भी है, सूट आपका 5 लाख का भी है, राइट। पीपल हु हैव अराइव्ड एंड पीपल हु हैव सीन द वर्ल्ड knows that this brand is living on their ethics since last 4 decades. They will bring quality, they will bring rareness, they will bring status symbol, they will bring a lot of class and good designs in the product. अब ये सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो वॉच को नहीं देखना चाहिए, वॉच के पीछे जो प्रिंसिपल विजन है वो मैच कर रहा है एक अच्छे डेवलपर के साथ, जिसका विजन को वो कॉम्प्लीमेंट करके उसको बेटर कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने एक 10 लाख रुपए का कपड़ा ले लिया, अगर उसका टेलर सही नहीं है तो उस 10 लाख रुपए के कपड़े की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसी तरीके से जो डेवलपर है उसने एक ज़मीन ली और आज ज़मीन आर रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? तो उसको सही स्टिच करने के लिए, सही फंडामेंटल्स देने के लिए एक और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई। तो जब दो स्ट्रेंथ्स जुड़ जाती हैं तो बाकी वर्टिकल्स फिर अपने आप और कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप अच्छा ब्रांड लाते हो, अच्छा ब्रांड के साथ आप अच्छा डेवलपर बनते हो, फिर इसी तरीके से आप अच्छे आर्किटेक्चर के पास जाओगे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका नाम उतना क्रेडिबल है। फिर जितना अच्छा आर्किटेक्ट आएगा उतने ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फंक्शन आएंगे, उतनी ही MEPs की आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा। फिर जब वो 5 चीज़ें आ रहेंगी उतना ही अच्छा कंस्ट्रक्शन पार्टनर लेके आना पड़ेगा। सो ऑल दीज वर्टिकल्स बिकम वन डेवलपमेंट और बिल्डिंग बनती है। अब वो ज़माने चले गए जहाँ पे आपको 4 दीवारें खड़े होके बिल्डिंगें बना दी और आगे फ्यूचर का ना सोचा। तो वो सब चीज़ें चली गई हैं। अच्छी क्लास, अच्छा लुक एंड फील, एस्थेटिक वैल्यू, क्वालिटी, कन्वीनियंस, पीस, लो डेंसिटी, अब इन सब चीज़ों की वैल्यू आनी शुरू हो गई है। तो जो आई थिंक इज़ द राइट वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम गुड़गांव को और नोएडा को कंपेयर करें, अगर हम रिसेंट टाइम पे देखें, गुड़गांव ने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया मार्केट में। सब लोग गुड़गांव के बारे में बात करते हैं, कैमिलियास के बारे में बात करते हैं, M3M के बारे में बात करते हैं, बट नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से, मतलब हम 10 साल से देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग बात करते हैं उसके बारे में, बट इतना टाइम क्यों लग गया नोन ब्रांड्स को यहाँ पे आने में या एक ट्रस्ट गेन करने में नोएडा मार्केट के बारे में? सी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आई थिंक जो गवर्नेंस पिछले 15-18 साल में आई है उसने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा कर दिया है। सो वो लॉ एंड ऑर्डर का जो एस्पेक्ट है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आई वुड से स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि यहाँ पे सबने देखना शुरू कर दिया। अब मैं गुड़गांव और नोएडा को ना इस क्वेश्चंस को मैं कई बार सुन भी चुका हूँ और कोशिश करके बोलने की ये भी कोशिश करता हूँ कि इनका कंपैरिजन हो नहीं सकता। जी। उसका कारण है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। गुड़गांव इज़ अ मैन एंड नोएडा इज़ अ यूथ। टुडे there are entrepreneurs who are 55-60 years old, and today there are entrepreneurs who are getting into real estate who are 25 years old, right? अच्छी बात यह है कि 55-60 साल वाले के पास एक्सपीरियंस है, 25 साल वाले के पास एनर्जी और एक्सपोजर है। तो आज नोएडा उस डायरेक्शन में है जहाँ पे इट इज़ ऑन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन टू बिकम अ मैन। मेच्योरिटी आ गई है क्योंकि अब वो टीनेजर नहीं है। सो नोएडा इज नो मोर अ टीनेजर, इट हैज़ बिकम अ 25-year-old मैन वेयर ही हैज़ अराइव्ड एट अ स्टेज इन मेच्योरिटी वेयर ही नाउ इज क्लियरली केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड। तो उस गुड एंड बैड के अंदर अगर एनर्जी और एक्सपोजर और आज का यूथ का विजन जुड़ रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट नोएडा इज ऑल अबाउट टुडे। So Gurgaon is definitely a mature market, and Noida is in the same direction to become mature. It has arrived at a maturity level. Now it will become more mature, and the hair will become grey. तो मेच्योरिटी डिले होने का क्या रीज़न? वन ऑफ द ये भी रहा कि बहुत सारे ऐसे पास्ट में जो बिल्डर्स रहे या फिर एसोसिएशंस रही, वो उस तरीके की नहीं रही। बहुत सारे जैसे हमने नाम देखे हैं पिछले 6-7 बिल्डर्स हमारे मतलब, और उनके पास मैक्सिमम नोएडा की बात करें तो लैंड प्रॉपर्टीज उन्हीं के पास है। See, unfortunately, बड़ी रैपिड एक्सपेंशंस ने कई जगहों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं। सो और उसमें डेफिनेटली कहीं जाकर क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी मेजॉरिटी, मतलब आई वुड से कि किसी गलत इंटेंशन से काम नहीं शुरू करते। उनका हमेशा एक ही इंटेंशन होती है कि बिजनेस को ग्रो करना है, अपना एक ब्रांड नेम बनाना है और एक लेगेसी बनानी है। हाउएवर इन दैट जर्नी, वन ऑफ द, आई वुड नॉट से वन ऑफ द फ्यू डिसिप्लिन्स people forget. One is the financial discipline, which is the spine of anything. अब वो आप एक घर का एग्जाम्पल ले लो या आप एक $1 billion की कंपनी का एग्जाम्पल ले लो,
जहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो कभी भी फेल नहीं हुआ, राइट. राइट. सेकेंडली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप जब प्रोग्रेस कर रहे हो सो आपको अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखना है, राइट. एक वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस ट्रेड के अंदर कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स ने ओवरलुक कर दी. थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप जब आगे बढ़ रहे हैं और इतना मनी इनफ्लो आ रहा है, सो इट इज़ जो डेवलपर्स इस बात को समझ रहे हैं कि ये पैसे मेरे नहीं पब्लिक के हैं और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवरी के बाद आएगी, वो सक्सेसफुल है. और जिन्होंने उस पैसे को अपना पैसा समझ लिया और उसकी वेस्टेज करी या उसको राइटफुली स्पेंड नहीं किया टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट जिसके लिए वो पैसा लिया है, वो गड़बड़ होगी. या बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए. फंड डाइवर्जेंस कहते हैं उसको. और उस फंड डाइवर्जेंस के अंदर आप इंडस्ट्री कोई भी पकड़ लो, जहाँ पे फंड डाइवर्जन होगा, प्रिंसिपल के लिए आपने लिया और प्रिंसिपल से आपने फिर आगे किसी जगह पे डाल दिया, तो प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. और प्रिंसिपल जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है किसी भी इंडस्ट्री में, वहाँ पे प्रॉब्लम आई है. आज भी सर जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या रहने की सोच रहा है, वो एक एंट्री लेवल ज़रूर सोचता है. और हमेशा माइंड के अंदर ये आता है कि अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, नोएडा के अंदर या एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे कहीं पे भी अगर मैं ले रहा हूँ, तो इस समय पे मेरा एंट्री लेवल ये ठीक है या नहीं. तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर कोई नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा प्राइस पॉइंट आज ठीक है एंट्री करने के लिए. देखिए, प्राइस पॉइंट ना, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये समझिए कि प्राइस पॉइंट ना कभी भी प्राइमरी नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली प्राइमरी होता है बिकॉज ऑफ योर पॉकेट. आप ये समझिए कि हमेशा ना किसी भी चीज़ का, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो एनी अदर वर्टिकल रियल एस्टेट है, या और कोई मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं, अगर इसका डीएनए स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल्स इन प्लेस नहीं है, तो प्राइस ब्रैकेट आप किसी भी चीज़ का ले लो, वो ख़राब ही निकलेगा अगर डीएनए ठीक है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ हर एक से, कि आज दिल्ली में एक साइड पे लाजपत नगर है, एक साइड पे डिफेंस कॉलोनी है, राइट. दोनों मेन रोड पे हैं, दोनों मेन रोड फेसिंग है, और दोनों की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, विजिबिलिटी इज़ एग्जैक्टली द सेम. हाउएवर जो एक बिल्डिंग डिफेंस कॉलोनी की है, उसका किराया 2.5 टाइम्स है जो सामने वाली बिल्डिंग अक्रॉस द रोड लाजपत नगर की है. अब ऐसा नहीं है कि लाजपत नगर ख़राब जगह है या डिफेंस कॉलोनी बेटर जगह है, बट इसका जो डीएनए क्रिएट करा गया, जिस भी मास्टर प्लानर ने आज से 40, 50, 60 साल पहले इसको डीएनए क्रिएट करा, तो ये क्रिएट करा कि यहाँ पे सबसे छोटा प्लॉट साइज 300 गज का है और लाजपत नगर में सबसे छोटा प्लॉट 60 गज से है. अब यहाँ से 300 गज से स्टार्ट होकर 1000 गज गया, वहाँ पे 60 गज से लेकर 1000 गज गया. गॉट इट. तो उस टाइम का जो डीएनए क्रिएट हुआ कि 300 गज की जिसकी हिम्मत थी, वो उस टाइम का रईस था. 60 गज वाला उस टाइम का उसके कंपैरिजन में 1/3 था, 1/4 था, राइट, 1/5 था. तो जो चीज़ क्रिएट होएगी, जिस तरीके की जेंट्री क्रिएट होएगी, जो डीएनए उस टाइम पे शुरुआत हुई, वो वैसे ही बढ़ेगा. इसलिए आज भी अगर आप 1000 गज के डिफेंस कॉलोनी में प्लॉट लेने जाओगे, आपको नहीं मिलेगा. 500 गज के आप प्लॉट लेने डिफेंस कॉलोनी में जाओगे, आपको नहीं मिलेगा. 300 गज के मिलेंगे, लेकिन लाजपत नगर में उसी एरिया के अंदर आपको 150 से लेकर 400 गज के अंदर होलसेल में रीसेल मिल जाएंगी. तो प्राइस एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई, रीसेल की वैल्यू नहीं बढ़ी, आपकी जगह की वैल्यू नहीं बढ़ी. तो डीएनए दोनों के अच्छे हैं. डीएनए कौन सा ज़्यादा अपस्केल है, वो सब डिसाइड करता है कि आपकी प्राइसिंग आने वाले टाइम में कहाँ पहुँचेगी. तो जितनी भी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं आज, एटीएस विलेज ले लो, जो उस टाइम पे सबसे महंगा बिका था, आज भी सबसे महंगा है, और जितने भी वहाँ लोग रहते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते. एटीएस 1 हैमलेट ले लीजिए आप, आज की नई डेवलपमेंट्स ले लीजिए, मैक्स ने बनाई है इतनी अच्छी बिल्डिंग्स. अब आज अगर आप अच्छी बिल्डिंग जिनके डीएनए उस फंडामेंटल के ऊपर चले हैं कि आज फ्यूचरिस्टिक अच्छी चीज़ बनानी है विद राइट इंग्रेडिएंट्स, वो आज भी, उन्होंने तब भी प्राइस कमांड किया था, वो आज भी प्राइस कमांड कर रहे हैं, और ये अगले 50 साल तक प्राइस कमांड करेंगे.
क्या यही एक वन ऑफ द रीज़न है कि आजकल जो अच्छे नोन बिल्डर्स हैं वो 2 BHK इतना लॉन्च करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ताकि समहाउ बात ये नहीं है कि वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड ना एज ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द वर्ल्ड हमें ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, वेयर पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग वैल्यू टू क्वालिटी एंड स्पेशली इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ पे पहले इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, बट अब बहुत ध्यान देना शुरू हो चुके हैं। फिर जनरेशन पिछले 20 साल में हैज़ टेकन अ ह्यूज चेंज इन देयर माइंडसेट in terms of international exposures, in terms of technology. आज दुनिया में कहीं एक सुई गिरे पूरी दुनिया को पता चल जाता है। राइट। So today our new generation, which is called the Gen Z or Gen Alpha, they don't want to compromise because they are starting at a level which we have arrived today. तो उनका तो बेंचमार्क ही ऊपर हो गया ना। तो आज जब उनका बेंचमार्क ही आपकी वर्ल्ड में ट्रैवल करके कंपेयर हो रहा है, उनका पीयर ग्रुप उस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, उनके हाउसेज अच्छे और बड़े हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बर्थडेज आज अच्छी जगहों पे महंगी जगहों पे कर रहे हैं। सो उनको आज जो बेंचमार्क मिला है या जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो उनकी फाउंडेशन स्टार्ट हो रही है, उनकी वैसे ही 5th फ्लोर से स्टार्ट हो रही है। हम 5वें फ्लोर तक आए हैं पिछले 20 साल में। राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आने वाला टाइम जो है, इंक्लूडिंग अस पीपल हु आर taxpayers, who deserve every good thing in life because they are doing everything good for themselves, for their families, for the country, and by the grace of God, the country is one of the fastest growing economies in the world. We are reaching 5 trillion, and the dream is definitely not looking that far. Governance is supporting that. Ideologies are supporting that. Barring few hiccups, few decisions which are debatable, but I think majorly we are in the right direction, and a true taxpayer deserves a world-class infrastructure, a world-class house, a world-class office, a world-class car. World-class does not mean you have to spend crores. World-class means what you deserve is there for you at your fingertips. राइट। For you to enjoy, live a peaceful life, live a quality life, live a life in nature. That's why developers today are, concentrating more on what kind of landscaping we are doing, what kind of trees we will put, what kind of recreational activities will be put. क्लब के ऊपर पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अब क्लब एमेनिटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. सो नाउ इट इज़ बिकमिंग more of a experience to live daily rather than brick and walls and just कि एक चार दीवारी में आप घर ले रहे हो. जी। अब चार दीवारी का घर जो है ना has become a social place where when you call people you feel pride कि मेरा घर इतना सुंदर है. When you call them to their club you feel कि यार मेरे जो क्लब है वो किसी और सोसाइटी में नहीं है. जिस लॉबी से मैं अपने घर में घुस रहा हूँ एवरी डे आई एम एंटरिंग अ 7-star होटल. सो ये सब चीज़ें आज की डेट के अंदर ना सब ने लग्जरी बोलना शुरू कर दिया है. मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है ये लग्जरी तो कभी था ही नहीं, ये तो हम डिज़र्व करते थे, अवेलेबल नहीं था. आज मैं एज अ टैक्स पेयर मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिल रहा है. इट्स लाइक एज बेसिक एज माई वाटर एंड माई एयर कंडीशनिंग एंड माई heating in my house. So I would say that this is now a required thing. It is not available for taxpayers like us and future taxpayers and the generation. They want the best of everything, and I think as Indians, as the country, we deserve every bit of it. सर नोएडा एक्सटेंशन जो 4,042 के ऊपर बिकता था 2019-20 की अगर मैं बातचीत करता हूँ तो नाउ द प्राइस पॉइंट इज़ रीचिंग टू 13,000 और 14,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट तक पहुँच चुका है. क्या सपोज करो कि 3 साल तक में कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद रखता है? See, it is very difficult. You have to understand that realistically, with inflation, 15% बढ़ता है, it's fantastic. So आज ये सेंटिमेंटल मार्केट है, स्पेशली हमारी कंट्री में. हमारी कंट्री के अंदर मकान या दुकान या ऑफिस जो है इसलिए नहीं लिया जाता कि चलो ले लिया जाए, बहुत इमोशंस के साथ लिया जाता है, स्पेशली रेजिडेंस. तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आज फैमिलीज आती हैं तो एक बार हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं,
फिर बच्चों को ला रहे हैं, फिर पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर फ्रेंड आ रहा है, फिर उनकी वाइफ आ रही हैं. सो इट इज़ नॉट, इट इज़ लाइक अ मैरिज. You know, it is not a marriage between a boy and a girl, it is a marriage between two families. So it is like on the same sentiment that today आपका अपना अगर दुकान है तो आप उसको आज अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप पुरानी तरीके की वो रैक लगा के दुकानें आजकल नहीं बन रही हैं. राइट राइट. एंड कस्टमर्स ऑल्सो डोंट वांट टू गो देयर. सो आपकी दुकान का भी अपस्केल हो गया है, आपके रेजिडेंस का भी अपस्केल हो गया है. आज ऑफिस में भी सिर्फ टेबल चेयर नहीं रह गई हैं, आज ऑफिस भी कितने ही डिज़ाइंस बन के साथ सुंदर सुंदर आ रहे हैं. जी. कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, कोई कंटेम्प्रेरी पे जा रहा है, कोई कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, डिज़ाइनिंग पे जा रहा है. सो एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट देयर ओन मार्क. जब वो माइंडसेट अब आज चल रहा है, कंट्री बढ़ रही है, लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ रही है, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, फाउंडेशन ही आज एक अच्छे लेवल से शुरू हो रही है. सो कॉम्प्रोमाइज़ तो वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, और एज अ कंट्री आई थिंक कॉम्प्रोमाइज वर्ड हमारी डिक्शनरी में होना भी नहीं चाहिए. अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया. नोएडा मार्केट की अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने भी कोविड के टाइम पे या कोविड से 1-2 साल पहले इन्वेस्ट किया था एक्सटेंशन में या फिर सेंट्रल नोएडा में या कहीं पे भी नोएडा के सराउंडिंग में, बहुत अच्छा रिटर्न दिया. अगर हम 2026 में जिन लोगों ने रिटर्न किया था, अगर आज की डेट में कोई भी प्लान करता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, वेदर रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तो आपके लिए एक तो ऑप्शन जानना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल, और अगर वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है 2030 तक बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिले, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नोएडा में? मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए. जहाँ पे आपकी 4-5 चीज़ें इन प्लेस हों. सबसे पहले आपको जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका लीगल टाइटल ऑफ द लैंड हैज़ टू बी एब्सोल्यूट क्लियर, जो कस्टमर को ज़रूर देखना चाहिए. सेकेंडली, आज फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपको ज़रूर जज करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका सबसे सिंपल फंडामेंटल लाइफ में है जो अकाउंटेंसी हमें सारी ज़िंदगी सारी दुनिया चलती है. योर लाइबिलिटीज़ एंड योर एसेट्स, आपका एक्सपोजर आपकी एसेट्स के अगेंस्ट कितना है. अगर आपकी 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर 50 करोड़ का लोन है, आप कभी फेल नहीं हो सकते. लेकिन अगर आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का लोन है, तो चांसेस हैं कि आप कहीं अगर मार्केट में सेंटिमेंट लो होता है और आपकी कैपेसिटी उसके बैकअप के साथ नहीं है, तो फिर आपके साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो एंड बायर है या इन्वेस्टर है, वो बहुत बुरी तरह इंटैंगल हो जाते हैं, और बहुत एग्जांपल्स आज की डेट में हो चुके हैं. सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू मस्ट give an importance to. The third very important thing is कि आज जो भी डेवलपमेंट आप लेने जा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, और उसकी लोकेशन के हिसाब से किस विजन के साथ वो बनाई जा रही है कि वो अगले 20 साल तक की मार्केट को केटर कर सकती है कि नहीं कर सकती. क्योंकि आज आप, पहले होता था रियल एस्टेट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, जो बात करी जाती थी, एक टैगलाइन थी रियल एस्टेट की, वो हमेशा रहेगी. लोकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बट लोकेशन के साथ साथ ना अब बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं. जैसे मैंने आपसे भी बोला, लोकेशन के साथ अब एक्सपीरियंस जुड़ गया है. लोकेशन के साथ फ्यूचर जुड़ गया है. लोकेशन के साथ क्वालिटी जुड़ गई है. लोकेशन के साथ डिजर्विंग क्लास जुड़ गई. सो अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो चांसेस आर नेग्लिजिबल कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं भी ख़राब जाएगी नोएडा के किसी भी एरिया में. राइट. अब आज आने वाले टाइम में एयरपोर्ट यहाँ खुल रहा है. एयरपोर्ट खुलने की हिस्ट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड. जहाँ जहाँ एयरपोर्ट खुले हैं वहाँ पे प्रोग्रेस हुई है. राइट. सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है. मेट्रोज़ के अंदर बहुत तेज़ होती है, आउटस्कर्ट्स के अंदर छोटे एयरपोर्ट पे कम होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट आया और प्रोग्रेस ना हुई. और ये एयरपोर्ट भी वैसा है जो मुझे लगता है पिछले 5 साल से जेवर एयरपोर्ट की बात पूरा इंडिया कर रहा है. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट विद द मैक्सिमम रनवेज. सो गवर्नमेंट इज completely putting all their efforts to achieve that, and in all probabilities with the kind of governance which is going on since last 2 decades, I think we are going to achieve that. फिर उसके साथ पूरा इकोसिस्टम चाहिए. आपको वेयर हाउसिंग चाहिए, आपको इंडस्ट्री चाहिए, आपको रेजिडेंशियल चाहिए, आपको रेजिडेंशियल को केटर करने के लिए हॉस्पिटल्स चाहिए, आपको
विजिटर्स जो आएंगे उनके लिए होटल्स चाहिए, आपको होटल्स को सर्व करने के लिए लोकल मार्केट्स चाहिए, लोकल मार्केट में केमिस्ट होंगी, ड्राई क्लीनर्स होंगे. तो इकोसिस्टम इज सो ह्यूज. And the best part is that today, to serve that infrastructure ecosystem, the infrastructure is already there, which was laid 20 years back, which is the most amazing thing. आपने जो भी एक ये वो वाली बात है कि आपने आज ज़मीन ले ली थी, उसका पैसा आपको आज राइट मिल रहा है. इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की यूजेज, आज जो यूजेज है वो आज अब शुरू हो गई है राइट वे में यूज़ होनी, विच इज़ फैंटास्टिक. आपने सरकार लीगल टाइटल चेक करने चाहिए, फाइनेंस चेक करने चाहिए, बट आज का जो यूज़र है, जो बायर है, उसको ये चेक करने का मेथड क्या है कि वो कैसे चेक करेगा आज- जाके कि मेरे को लीगल टाइटल दिखाओ. आज अथॉरिटीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है. आप एक छोटी सी RTI डालिए, आपके पूरा डेवलपर की चिट्ठी आ जाती है. आपको लगता है कि ये कोई स्टेप करता है? बिल्कुल. देखिए, आपने मुझसे ये पूछा था कि क्या करना चाहिए. मैंने आपको बोला, अगर आप इन 4 फंडामेंटल, अगर आप अपनी ज़िंदगी की हार्ड अर्न मनी को किसी के विजन पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सो कोई भी सेंसिबल सिनेरियो ये कहता है कि आप अपने पैसे की सिक्योरिटी के लिए थोड़ी मेहनत और होमवर्क करिए, और उस थोड़ी मेहनत और होमवर्क को ही लीगल टाइटल चेक करना कहते हैं, जो अथॉरिटीज़ आपकी हेल्प करती हैं. आज एक RTI डालिए आप, फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, राइट. फिर मार्केट फीडबैक, फिर लोकल प्लेयर्स, थोड़ा होमवर्क बनता है. आपको करना चाहिए. एंड वंस यू अचीव दैट, देन इट इज़ टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. क्योंकि आप देखिए, आंख बंद करके रोड क्रॉस नहीं कर सकते. जब आपने लेफ्ट भी देख लिया, आपने राइट भी देख लिया, आप रेड लाइट पे निकल रहे हैं, आप जेब्रा क्रॉसिंग पे निकल रहे हैं, उसके बाद एक्सीडेंट होना है, तो फिर भगवान के आगे घंटी बजाइए. क्योंकि उसके बाद तो वो किसी के, आपने अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आपकी कैपेसिटी अलाउ करती थी, और उसके बाद लीप ऑफ फेथ एंड बिलीव इन द डिवाइन फोर्स, आई वुड से. अगर हम नोएडा की कमर्शियल मार्केट की बात करें, मैक्सिमम जितने भी डेवलपर्स हैं उनके अगर हम कमिटमेंट्स या एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो देर इज़ ए कमिटमेंट कि आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा 12% का, राइट. इसको लेके क्लैरिटी अगर आप कुछ डिटेल से दे सकें. सी प्रणव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ अश्योर्ड रिटर्न. मेरे हिसाब से अश्योर्ड रिटर्न इज अ मैथमेटिक्स टू डिसीव अ कस्टमर. इट इज़ नॉट द राइट फॉर्मेट, स्पेशली जहाँ पे assured returns are, industry talks about 12%, 14%, and so on and so forth. तो वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही गलत ट्रैप है. उसमें नहीं ध्यान देना चाहिए और कॉशियस होना चाहिए. उसका सिर्फ ये रीज़न है कि देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, राइट. सो आज आप ही के पैसे को आपको वापस दिया जाता है. This is my individual understanding, with due respect to everybody who's offering that. But उसकी तरफ ना ध्यान देके कॉशियस होके चलना चाहिए. और अगर आपको कोई रिटर्न्स जहाँ पे आज आप एक्सपेक्ट करते हैं, with good brands, with good names, with good industries, the right return is not more than 7 to 8% on your investment. However, if the business does very, very well, these returns can jump up to 10 to 11%. ये realistic bracket है between 8 to 11 की on actual businesses and commitments. अगर इसके beyond कुछ जाता है, तो वो आप देखिए कि is not something which is very comfortable according to me. Reason why I'm saying is, आज देख लीजिए banks, one of the biggest names in our country who are industrialists, their dividends. Mutual funds, nobody gives you 40%, 30% commitments. Nobody gives you 12%, 18% commitments. They always show you projections कि इंडस्ट्री में इस रीज़न की वजह से, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल की वजह से, there has been a consistency of money growing with these percentages. That could be 8, that could be 9, that could be 10, that could be 11, that could be 12. But beyond that, आप मुझे एक एस्टेब्लिशमेंट बताइए which is legal and supported by the legal framework what we have in our country, which supports that. There is none. कोई बैंक नहीं दे रहा, कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा, कोई आपको रिलायंस नहीं दे रहा, कोई आपको अदानी नहीं दे रहे, कोई टाटा नहीं दे रहा, कोई बिरला नहीं दे रहा, कोई दे रहा है. And they are one of the biggest names, established names of last more than a century.
If they are not doing it, how can somebody else do it? Right? So I am absolutely a person who don't believe in this concept, and I would request everyone, whoever is getting into this, should do their due diligence. जैसे सर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आई गेस मोर देन 2 डिकेड से हैं जी। राइट और बाकी भी इंडस्ट्रीज आपने बड़े क्लोजली देखा है। अगर आज की डेट में, क्योंकि आप ऑब्वियसली रियल स्टेट है, तो मैं तो आपको 1 CR का, मैं अगर एक ब्रैकेट अमाउंट दूं आपको, लेट्स सपोज 5 CR का, तो उसको अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप उस मनी को कहाँ कहाँ डालेंगे? लेट्स सपोज रियल स्टेट की बात करें या म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसे आजकल गोल्ड और सिल्वर की बहुत बात चल रही है, या अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपका प्रेफर्ड हो, अगर आप हमारे ऑडियंस को शेयर करना चाहें या एक फ्रेमवर्क देना चाहें। See, Pranav, I'll tell you, I fortunately have been able to, serve in 2 different industries. Right. My initial career was into banking for almost 11 years, I would say. And then the balance, last 17 years is my in real estate. And then because of banking, all the financial products, fortunately, I was able to get the exposure of. And real estate, it was a different world altogether. So I would always go with very orthodox thinking. Like there's a saying that never put all your eggs in one basket. राइट। So हमेशा रिस्क इवैल्यूएशन को आपको करना चाहिए। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू इन्वेस्ट 5 crore rupees, आई विल पुट an amount which is approximately 50% of my amount towards residential, राइट। and another I would say 25% of my amount into commercial, and then balance into metal, which could be gold, copper, zinc, or silver, राइट। and then the equity or mutual fund market. The reason of this bifurcation is only because that कि आज residential आपने लिया तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह केटर कर लेता है। फिर आ जाती है कमर्शियल के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज है कि टुडे मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन, विच इज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, डज नॉट हैव पेंशंस, राइट? सो कमर्शियल के अंदर दैट बिकम्स योर सपोर्ट एंड पेंशन फॉर द लाइफ, और आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकता है, राइट। राइट? सो आपका एक अच्छा रेंटल आ जाए, आपका अपने घर की छत हो जाए, तो यू अराइव 75% इन योर लाइफ एनीवेज, and then the balance you are putting into a market which has a history of growing. Right. Whether you talk about gold, whether you talk about silver, whether you talk about good funds, mutual funds, whether you talk about share market. Again, वो वाली एक ऐसी market है where you need to do a lot of study, and you should only go with established industries, not the way the world is going towards, the digital currency, which is, I won't take the names, it's not right राइट। for me to kind of do that, but those digital currencies are only running on in some dark world, on some extraordinary marketeer who's projected his currency as the Right, the right. best way forward, but उसके पीछे कोई इंडस्ट्री का किसी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद रहा हूँ, मुझे पता है उसकी इंडस्ट्री चल रही है, मुझे पता है इनकम कहाँ से आ रही है, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके डिविडेंड्स आते हैं। सो देयर इज अ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर नेम. Same if you go with any good funds, like SBI Mutual Fund or ICICI and the world, they have an established, foundations within the legal framework and very strict compliances. तो मेरा पैसा वहाँ पे खराब होने के chances कम हो जाते हैं. Any kind of thing which takes you towards gambling or that mindset of sudden raises and sudden obnoxious returns is very risky always.
इवन मेटल को लेके भी मार्केट में बड़ा मतलब जैसे अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सडनली इट वेंट रियली डाउन, और लोग बड़े जिन्होंने हाई पे पैसा लगाया है तो उनके लिए इट इज़ वेरी टफ टू। या अब देखिए, ये जो मेटल म्यूचुअल फंड और ये सब मार्केट है या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी है, यू शुड वेन एवर यू आर डूइंग इट, यू शुड नेवर डू इट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड. पेशेंस रख के आप अपने पैसे को वहाँ लगा दीजिए. अगर वो आज गिरा है तो कल बढ़ जाएगा. हाँ, ये समझना जो भी इस ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मेरे को लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लगता है लोगों को अरे मैंने तो बहुत हाई पे खरीद लिया है, तो हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि अगर लेट्स सपोज हमने 2000 में खरीदा होता वही पे, तो आज वो कुछ और प्राइस था, आप देखिए कितना वो एक बड़े एक स्टेबिलिटी पे आ गया है। तो वैसे ही अगर You इसको have to understand the basic fundamental is that you can never buy at the lowest and you can never sell at the highest. नॉट पॉसिबल, You can never do that. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है. पेशेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल आज जो भी रेट गोल्ड का है, अगर आज आप ले लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल में वो नहीं बढ़ेगा. ये ज़रूर हो सकता है कि जो आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थी वो शायद मैच नहीं हुई, स्लो हो गई, या आपने हायर रेट पे लिया था वो नीचे चला गया, फिर आने में 2 साल निकल गए, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो आपकी जो टोटल 5 साल की एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी एवरेज आनी है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए. और सभी कहीं ना कहीं फोमो में सब आते हैं, इवन जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर भी हैं, मैंने देखा है कि वो भी बहुत हाई पे जाके कई बार खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि सामान, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, किसी भी मार्केट को, इट्स वेरी टफ। कुछ भी अनसर्टेन, जैसे कोविड आया, अनसर्टेन हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, कुछ और रीजंस, इंटरनेशनल रीजंस से, तो हमें थोड़ा सा इसकी हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको. कभी भी आप देख लीजिए अक्रॉस द वर्ल्ड जो फास्टेस्ट कार्स हैं, फास्टेस्ट प्लेन्स हैं, उनकी जर्नी हमेशा छोटी होती है. राइट। सो ये ये बहुत बड़ी सीख है, मुझे लगता है जो ये पॉडकास्ट को देख रहा है क्या, तो ये अगर आप उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे और जो एक स्टैटिक स्पीड पे पेशेंस के साथ चल रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशन और उनकी जर्नीज बड़ी होती हैं. और जो उसके साथ एक अनसेड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ी फैक्टर इन करनी चाहिए हमें, वो आता है पीस. कि अगर आप स्टेबिलिटी के साथ आराम से धीरे चल रहे हैं, भाई देखिए तेज़ भागना ख़राब नहीं है, लेकिन तेज़ भागने की हमेशा एक लिमिट होती है. आप 25 किलोमीटर एक स्पीड पे नहीं भाग सकते, उसे मैराथन कहते हैं. 100 मीटर की रेट को आप तेज़ भाग सकते हो. 100 मीटर को अगर आप 500 मीटर में बदलना शुरू करोगे तो आप गिरोगे ही गिरोगे, आपको पेन होगा ही होगा, आपको इंजरी होगी होगी. आई मीन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. अगेन नहीं, जो भी बिल्कुल। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज की डेट में अपने आप को संभाल पाया हूँ या संभालने की कोशिश करी है, वो यही है. मैं काफ़ी हद तक आपसे मतलब सेम थॉट रखता हूँ कि ऐसा ही होना ही चाहिए। सर, एनबीसीसी के बारे में बातचीत करूँगा. एनबीसीसी के प्रोजेक्ट जो अक्सर बिल्डर से चीपर प्राइस के ऊपर आ रहे हैं, अभी हमने देखा नोएडा के अंदर भी जी. पिछले 1-2 साल के अंदर एनबीसीसी के काफ़ी प्रोजेक्ट जो उसने टेक ओवर किए, जी जो बिल्डर्स हैं उनसे चीपर प्राइस पे है. तो क्या वो जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज ना एनबीसीसी का एक आने का फ़ायदा है, वो ये है कि अब जब एनबीसीसी इन्वॉल्व हो गया, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. द मिनट गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू यू. तो उसने एक बहुत बड़े फियर फैक्टर को या एक बहुत बड़े गैप को कवर कर दिया कि जहाँ पे आज आपने चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट करे थे, अब वो आपको चीज़ बन के मिल जाएगी. हाउ एवर, इसका जो डाउनसाइड मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि द क्वालिटी, अगर आप चाहते हो कि आपको वो क्वालिटी वर्ल्ड क्लास मिलेगी, तो वो मेरा थोड़ा सा एप्रीहेंशन है. क्योंकि वो जितना आप गुड़ डालोगे, जितनी आप चीनी डालोगे, उतना ही मीठा होना है. तो वो अगर आपको आज कम रेट पे मिल रही है तो उसमें कम रेट के अंदर फिर चीज़ें भी उसी क्वालिटी की जा रही हैं. सर, क्वालिटी की भी ना अलग अलग डेफिनेशंस है. एक क्वालिटी हो गई कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरी जो बिल्डिंग बन रही है, उसका मटेरियल स्ट्रॉन्ग है नहीं है. मेरे को ऐसा तो नहीं मैं कील ठोकूंगा तो मेरे को उसमें से प्लस्तर गिर जाएगा, या मैं एसी टांगूंगा तो वो नहीं टंगेगा. तो मैं बातचीत कर रहा हूँ कि जो मेरे लिए चीज़ बन रही है, क्या वो क्वालिटी वर्थ इट बनेगी? देखो, दूसरी आप बात कर रहे हो दो चीज़ों की. मैंने अलग बात करी है, आपने अलग बात करी, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आस्क्ड. एनबीसीसी ऑर्गेनाइजेशन, उनका फंडामेंटल खराब नहीं है. वो आपको गंदी क्वालिटी का सरिया नहीं लगा के देंगे. दैट्स व्हाट. वो आपको बायलॉज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे.
राइट। बकर का आप बोलो कि जी मेरे को सबसे महंगा पेंट लगा के दे दीजिए और मेरे मकान को इतना सुंदर बना दो, मेरे क्लब हाउसेज को आप वर्ल्ड क्लास बना दो, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्राइसिंग उसको अलाउ नहीं करती। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो अच्छा, तो आप डेवलपर बैक प्रोजेक्ट को वर्कआउट करो, जो भी अच्छे डेवलपर्स हैं। मगर आप अगर चाहते हो कि मेरे को एक 4 दीवारी बहुत अच्छी सी मिल जाए जिसके अंदर मैं अपना अच्छे से रहूँ, मेरे हाउसेस प्राइस पॉइंट मेरा अच्छा है, मेरा साइज़ प्रोजेक्ट का अच्छा है, तो मैं उसके अंदर अच्छे से रह सकता हूँ और कर सकता हूँ। बेसिक एमिनिटीज़ तो मेरे को वहाँ पे भी मिल ही रही हैं। देखिए आप ना, हम सब एक समुंदर में, अब उस समुंदर में एक है यॉट, एक है बोट, एक है मोटर बोट। तो अब ये एनबीसीसी जो है वो बोट है जो आपको सरवाइव करा रही है, राइट, और आपको एक पूरा सही सलामत आपकी चीज़ दे के वो आपको किनारे पे छोड़ एक दे। और बेसिक क्वेश्चन, प्राइस पॉइंट अगर मैं एनबीसीसी के प्रोजेक्ट का लेके चल रहा हूँ तो 7,500 से 9,000 रुपये तक में जा रहा है। जी। और अगर मैं डेवलपर बैक प्रोजेक्ट की बातचीत कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं 12,000, 13,000, 14,000 रुपये तक का जा रहा है। मैं नोएडा एक्सटेंशन की बातचीत जी। कर रहा हूँ। दोनों के अंदर ग्रोथ होनी है, दोनों की ग्रोथ के अंदर जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो मेरे को लगता है सिमिलर ही रहेगा। मोरलेस सिमिलर रहता है, बट आने वाले टाइम में डेवलपर जिसने अगले 20-25 साल के विजन से चीज़ बनाई है, उसका प्राइस डेफिनेटली इससे वहीं कहीं ऊपर हो जाएगा। और ये अगर ये 10% रिटर्न दे रहे हैं तो वो 20% देगी, ये पक्का है। अच्छा 2x का आप कह रहे हो कि 2x का आ 100%। जाएगा ये? क्योंकि चक्कर क्या है कि आज आपकी जो डिजर्विंग चीज़ है, जो मैंने आपको बोला, जो हमारे बच्चे आज की डेट में हमें पूछेंगे कि मेरे को अच्छे क्लब हाउस में जाना है, वो एनबीसीसी में आपको नहीं मिलेगा। आपको बेसिक मिलेगा, डिसेंट क्लब हाउस मिलेगा, बट आपको हाई क्लास क्लब हाउस नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 5,000 रुपये फुट फालतू देना पड़ेगा। और एक और ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट के अंदर, स्पेशली मैं एनबीसीसी की बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो उस तरीके के प्रोजेक्ट भी उठाए हैं जो पहले की कंस्ट्रक्शन के थे, विच आर ब्रिक कंस्ट्रक्शन। नाउ वन इज़ माई वन कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन हो गया है, ब्रिक कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम है और आपकी माई वन की कॉस्ट अलग है। जबकि अगर माई वन के अंदर भी देखा जाए तो सीपेज के इश्यूज़ जिसकी वजह से उसको प्रीमियम बोला जाता है, सीपेज नहीं आएगा, मगर वो माई वन के अंदर भी आ रही है चीज़ें। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? सर इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देयर आर 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वी आर टॉकिंग अबाउट। सीपेज जो आपने बात करी है वो टेक्निकल इशू है, राइट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेगी। माइवन कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेगी। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में फिनिशिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, माइवन में फिनिशिंग बेटर आती है। ब्रिक कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है, माइवन में टाइम कम लगता है। तो ये होगी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस, राइट। अब आ जाते हैं अब टेक्निकल एस्पेक्ट पे, जहाँ सीपेज आ रही है। सीपेज हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माइवन, सीपेज हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद ब्रिक वर्क, right? Seepage has got everything to do with the scientific logic it has been taken care of. आज हमारे पुराने जो घर हैं, जो ईंटों के ऊपर बने हुए हैं, जिन्होंने मड के ऊपर छत डाली थी, ना तो वो घर गर्म होते हैं, ना उनमें आज तक सीपेज आई है। और नई बिल्डिंग्स के अंदर सीपेज आ रही है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी जो कंसंट्रेशन है, या आई वुड से आपका जो फोकस एरिया है, वो उसके ऊपर अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी आ चुकी है जो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, इर्रिस्पेक्टिव कि वो माइवन कंस्ट्रक्शन है या ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, आराम से टेक केयर करी जा सकती है। बट अब आपको एज अ डेवलपर, एज एनबीसीसी और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट हु इज कंस्ट्रक्टिंग दैट हैज़ टू ब्रिंग इट इन देयर प्राइम फोकस एरिया। क्योंकि नॉर्मली इसको इसी तरीके से देखा गया, आप चाहे चैनल पार्टनर्स के साथ में बैठोगे या कहीं पे बैठोगे, माइवन के अंदर जो या ब्रिक वर्क के अंदर एक डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ इस सीपेज के रिलेटेड बातचीत की जाती है, उनकी उसके knowledge कम अलावा कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई वुड से हाफ नॉलेज से बात हो रही है, हाफ नॉलेज से ही बातचीत हो वो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट द राइट थिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया, आज आप खुद ही बोल रहे हैं कि माइवन में भी सीपेज आ रही है, तो वो बात तो फिर गलत हो गई। बिल्कुल। अब आज लेकिन वो माइवन में सीपेज क्यों आ रही है, अगर उसके कॉज पे ध्यान दे दिया जाता, तो ना तो वो ब्रिक में आनी थी, ना वो माइवन में आनी। नथिंग टू डू विद द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वी आर द मेकिंग। ओनली डिफरेंस इज द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द फिनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ माइवन। दोस्तों इस एपिसोड के अंदर जो भी नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वेदर वो इन्वेस्टर है या वो एंड यूज़र है, इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। अमित गेरा जी ने इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुली आपको डिफ़ाइन किया है किस तरीके के स्टेप्स आपको लेने हैं इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर द इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर लुक एन एंड यूज़र,
वर्कआउट करने। हमने बातचीत करी है इसके अंदर एनबीसी से रिगार्डिंग, हमने बातचीत करी है ब्रांडेड रेजिडेंसी की, हमने बातचीत करी है इसके अंदर कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको किस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच अमित जी अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आपने काफ़ी वैल्यू ऐड किया। मुझे लगता है जो भी और मुझे लगता है चीज़ें ना बेस से स्टार्ट हुई। एक अगर अफोर्डेबल भी कोई देख रहा है तो आई गेस उसके लिए भी ये पॉडकास्ट बेस्ट है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स, और जब वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो क्या बेसिक कोर फंडामेंटल्स हैं, उसको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो जो एरिया आपने स्पेशली कवर किया है, मुझे लगता है उससे हमारे यूज़र्स को बहुत सारी वैल्यूबल इनसाइट्स मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच इतना वैल्यू ऐड करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच योगेश जी एंड प्रणव जी। आई होप जो मैं कुछ बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर पाया हूँ, वो आई ट्राइड विद माई बेस्ट ऑफ माई इंटेंशंस एंड बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड वट एवर आई लर्नड इन लाइफ। सो ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं करी हैं, बट बात सिर्फ इतनी है कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो मैं नहीं चाहता कि कोई और इन्वेस्टर या कस्टमर करे, क्योंकि जब हमारे पास एक्सपोजर कम था तो हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। जी। बट सिंस लास्ट 18 ईयर्स जब मैं अभी इंडस्ट्री का पार्ट बन गया हूँ, तो जब आप इनसाइडर बन जाते हो तो आपको अंदर के गैप ज़्यादा पता चल जाते हैं। राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इन चीज़ों की तरफ अगर सब ध्यान दें तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर एवरीवन, एंड आई विल बी हैप्पी इफ इवन वन पर्सन is benefited with whatever I have said. और अगर कोई भी नोएडा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, और आपकी जो भी, मान लीजिए आपने कभी इन्वेस्ट किया हो नोएडा मार्केट में, आपको कुछ भी ऐसा कंसर्न्स रहा हो पास्ट में, आप जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या चैलेंजेस हैं नोएडा मार्केट की। आपकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ रिटर्न्स अच्छे आए हों तो वो भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको देखें, समझे। और इसके बाद अगर हमें कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स मिलता है कलेक्टिव, हम अमित जी के साथ में शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे आगे भी कुछ अगर कुछ बन पाते सिनेरियोज तो हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। Absolutely जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज के डिस्कशन से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, नोएडा रिस्की नहीं है, नोएडा वेल प्लान्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपको आपका पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट के अंदर ध्यान रखना है। अमित गेरा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है नोएडा को, नोएडा एक्सप्रेसवे को, यमुना एक्सप्रेसवे को, और कैसे आपकी पॉकेट्स हैं, आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें बातचीत करी है एनबीसीसी की, हमने बातचीत करी है नोएडा की डेवलपमेंट की, हमने बातचीत करी है बहुत अच्छे डेवलपर्स की जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बातचीत करी है ब्रांडेड रेजिडेंसी की। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, और कोई भी बंदा जो रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्पेशली इन नोएडा, उसके साथ ये पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच अमित गेरा जी अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।